नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल देर रात ही वैसे तो सूचनाएं आनी शुरू हो चुकी थी कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बहुत भारी बमबारी की है इजराइल ने। और ये बमबारी ठीक उस समय की गई जब यूएन असेंबली में नेतान्याहू का भाषण हुआ था और उन्होंने दो नक्शे शो किए थे। एक नक्शे में उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो भारत है जो ब्लेसिंग्स की तरह है, आशीर्वाद की तरह है, और दूसरी तरफ ये जो काले कलर में उन्होंने कुछ देशों को रंग दिया था, उनको अभिशाप बताया था। यानी भारत को उन्होंने आशीर्वाद बताया था और इन देशों को अभिशाप करार दिया था जो आतंकवाद फैला रहे हैं, पल्लवित पोषित कर रहे हैं, पूरी दुनिया का जीना हराम किए हुए हैं। और देखिए साहब, नेतान्याहू का भाषण एक तरफ खत्म होता है, दूसरी तरफ बाद में उनके कुछ फोटोग्राफ जारी किए गए जिसमें वो वहीं से यूएन असेंबली से ही दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके कुछ समय बाद ही ये जानकारी मिलती है कि बैरूत में जो मुख्यालय था हिजबुल्लाह का, उस पर कई टन के बम जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। और देर रात तो पुष्टि नहीं हुई थी, हालांकि जो मोसाद है, जो बल्कि मोसाद भी नहीं, जो इजरायली मिलिट्री है, उसकी तरफ से ये संकेत आने शुरू हो गए थे कि वो तो 72 हूरों के पास जा चुका है। और आज तो विधिवत इसकी पुष्टि हो चुकी है। ईरान की तरफ से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। क्या होगा अब, इस पर ही चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा। अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को साहब आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इजराइल रास्ता दिखा रहा है पूरी दुनिया को साहब, और भारत को भी बता रहा है कि एक्चुअल में इलाज क्या है। देखिए, ऐसा है कि भारत भी कल से आज तक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि कल दिल्ली ईदगाह पे जो काम रुक गया था, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने वाला, वो दिल्ली ईदगाह के बगल में 13,000 स्क्वायर मीटर की एक बहुत बड़ी जमीन है, जिसको वक्फ बोर्ड अब तक अपनी बता रहा था। हाईकोर्ट में मुकदमा हार गया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये डीडीए की है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। वो जमीन उनको मिल गई, तो वो उसमें वहाँ रानी पार्क बना के रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगा रहे थे। जुमे का दिन था, तमाम औरतें बच्चे आगे आ गए, काम रोक दिया गया। लेकिन आज बढ़िया पुलिस बंदोबस्त के साथ चौड़े से वहां मूर्ति लगाई जा रही है, और जो लोग जरा सा तमाशा कर रहे हैं उनको ठीक कर दिया जा रहा है। दूसरी एक बड़ी बात यह कि साहब, हमारा जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के आसपास ऐसी मंदिर से बड़ी मस्जिदें और मीनारें बना दी गई थी। अब वहां नरेंद्र मोदी साहब पूरा एक सोमनाथ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जैसे काशी कॉरिडोर। तो साहब, कल रात को 7-8 बजे काम शुरू हुआ, 1,000 मुस्लिम आदमी वहां खड़ा हो गया, पूरी रात विरोध किया। लेकिन पुलिस बंदोबस्त ऐसा था कि 1,000 लोग भी कुछ नहीं कर पाए, और सुबह तक सारी मस्जिदें, सारी मीनारें, सारी ईदगाह, सारी दरगाह, सारे मदरसे सब चपटे कर दिए गए। साहब, बहुत बड़ा काम हुआ दोनों जगह। तो ऐसा नहीं, भारत भी कर रहा है, लेकिन देखिए, इजराइल का मैच कोई नहीं कर सकता। बात समझिए, नसरुल्लाह को मार दिया, नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी को मार दिया, नसरुल्लाह के साथ जो हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ था वो भी मार दिया। लेकिन देखिए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि अब हम लोग गाजा पट्टी की बात नहीं सुन रहे हैं। गाजा पट्टी का कहीं आपको नाम भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्यों नाम नहीं सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि गाजा पट्टी में अच्छे से हमास को निपटा दिया गया है। पहले आप समझिए ये सब है क्या। ईरान जो है, बहुत जमाने से, जब से 1979 में रजा पहलवी को हटाकर इमाम खुमैनी आए थे, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा गया, तो जब से वो आए हैं तब से इस्लामी दुनिया पे, मुस्लिम दुनिया पे अपनी पकड़, अपनी धमक जमाना चाहते हैं। अच्छा, मुस्लिम दुनिया पे धमक किसकी है? सऊदी अरब की। अच्छा, दूसरी बात, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। सऊदी अरब जो है वो सुन्नी देश, ईरान शिया देश। तो इनको अपने को चौधरी बनाने के चक्कर में साहब, ये तब से इजराइल से लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इजराइल भी इनको घुस के मार रहा है।
इनके जितनी बारी एटम बम बनाने की कोशिश करते हैं इनके सारे साइंटिस्टों को मार देता है। और साहब क्या क्या असैसिनेशन किए हैं। अभी तो पिछले साल जो असैसिनेशन किया था, वो बिना आदमी की गन लगी थी चलने लगी। आपने देखा कि वो हमास का मुखिया जाता है, नए राष्ट्रपति की ताजपोशी में जाता है, वहां मार दिया गया हानिए को। और एकदम आज से नहीं, इनका 25 30 40 साल से इसराइल घुस घुस के मार रहा है, इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये प्रॉक्सी, इंग्लिश में एक वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब आप समझे, जो डायरेक्टली जो ग्रुप आपसे नहीं जुड़े हुए हैं पर आपके चेले हैं, आपके चेले चपाटी हैं, उनको आप हथियार देते हैं, पैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मसल देते हैं कि वो इसराइल पे हमला करे। तो आपने क्या किया कि आपने लेबनान में हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया, आपने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमास खड़ा कर दिया, आपने हूती रिबेल खड़े कर दिए यमन में, और आपने इराक में भी लोग खड़े कर दिए। चारों 6 7 जगह से इराक इसराइल पे हमला हो रहा है। वो बंदा है कि मानने को नहीं तैयार है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1900 से 1967 में ये जितने देश हैं, आप सीरिया, जॉर्डन, फलाने ढिकाने, इजिप्ट, लेबनान, 6 7 देशों ने मिलकर इसराइल पे हमला किया। 6 दिन युद्ध चला और 6 दिन में इसराइल में 6 के 6 देशों ने समर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, गोलन हाइट कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया, गोलन हाइट पे आज तक कब्जा नहीं छोड़ा। तो सबको एकदम ठिकाने लगा दिया। अब क्या है, गाजा पट्टी में आप देख लें कि उन्होंने हमास को अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। तो उसके नेता भी मार दिए, उसके लोग भी मार दिए, उसके टनल्स भी खत्म कर दिए। तो अब उन्होंने राफा पे भी कब्जा कर लिया, राफा ही बचा था, राफा पे भी कब्जा कर लिया है। तो वहां पे कब्जा इनका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब वहां पे युद्ध वाली स्थिति खत्म हो गई। अब वहां घर घर घुस के तलाशी हो रही है और लोगों को पहचाना जा रहा है कि जो हमास वाले हैं तो उनको अलग करो, उनको ठीक करो। अभी तो हमने ऐसे भी देखा कि उन्होंने छत पे गोली मारी और लात मार के उसकी लाश नीचे फेंक दी छत से। ये उसको लेके इजरायली सेना में कार्रवाई भी हुई, नहीं साहब आप मृतकों की लाश चाहत ऐसा नहीं कर सकते। पर इजरायली सेना ने हमास उस पर गाजा पट्टी कब्जा कर लिया, गाजा पट्टी कब्जा कर। अब आप समझे, गाजा पट्टी जो है इजराइल के साउथ की तरफ है, बल्कि आप जिसे कहना चाहिए साउथ वेस्ट की तरफ है। इनके जो नॉर्दर्न एरिया में है इजराइल के, कितनी बराबर है इजराइल। अभी मैं आज उसको मैप पे देखे ना, तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के ढूंढेंगे तब मिलेगा। सही हाँ हाँ, बात है। तो पिद्दी बराबर देश, लेकिन उसके ऊपर की तरफ आपको लेबनान मिलता है। लेबनान के बारे में भी जान लीजिए, लेबनान में 33 34% ईसाई हैं, करीब उसके बाद 32% सुन्नी है और उसके बाद 31% शिया है। किसी जमाने में लेबनान में 80% ईसाई हुआ करते थे, सबको मार के भगा दिया, आज वहां 32 33% बचे। तो बहरहाल लेबनान से हिजबुल्ला, हिजबुल्ला पे वहां पे इजराइल पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मसल दे रहा है। तो वो लेबनान से लगातार जो इजराइल में रॉकेट फेंकता है। तो इजराइल का चूंकि नॉर्दर्न एरिया उसको टच करता है, तो वहां से नॉर्दर्न एरिया से इजराइल को कम से कम 50,000 अपने यहूदियों को हटाना पड़ा, उनको दूसरी जगह ले जाना पड़ा। तो इजराइल ने कहा चलिए अब बहुत हो गया, अब हमास को ठिकाने लगा दिया, अब हिजबुल्ला को भी ठिकाने लगाते हैं। अब 3 हो गए, हमास, हिजबुल्ला और हूती। तो हमास को ठिकाने लगा दिया। हूती के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका भी हमला कर रहा है, फ्रांस भी हमला कर रहा है, यूरोप भी हमला कर रहा है, क्योंकि हूती ने उधर पूरा ट्रेड ही खराब कर रखा है आपका, या आपका अरेबियन सी के थ्रू पूरा का पूरा। तो उस पर सब लोग हमला कर रहे हैं। अब रह गया हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को उन्होंने कहा कि चले साहब हम इस बार निपटा देते हैं, और लेबनान पर वो लगातार वो बमबारी करते रहे। अच्छा देखिए, आज जो आपको नसरुल्ला मारा गया वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात कुछ और है, इसको समझें आप। और मैं ओंकार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, फोटो इनके पास होगी, इसको दिखाएं, नहीं तो मैंने ट्वीट किया दिखाएं। हुआ क्या कि साहब संयुक्त राष्ट्र में सारे नेता पहुंचे, यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क, और वहां सब लोग अपना अपना रोना गाना गा रहे हैं। तो अब साहब उसमें शहबाज शरीफ पहुंचे। अच्छा, उसमें बड़ा मजा आया कि आप केवल गूगल पे जाएं और लिखिए मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशन, और आपको हर बार यूनाइटेड नेशन पे खड़े होकर मनमोहन सिंह रोते नजर आएंगे कि साहब पाकिस्तान का आतंकवाद रोक लीजिए, हम बड़ा परेशान है। अब साहब 10 साल से उल्टा हो गया है। अब वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है, आज अब देखिए वो कैसे बोल रहे थे शहबाज शरीफ साहब, हमको डराते हैं, हमको धमकाते हैं, कहते हैं कि हमारे हिस्से वाले कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, इनको रोका जाए। तो ये डर अच्छा है, वो विज्ञापन था ना, ये डर अच्छा है, तो ये डर अच्छा है, दाग अच्छा है तो डर अच्छा है। तो इस तरह आप समझे, ये अब ये देखिए 10 साल से चीज बदल गई। पहले हम रोते रहते थे कि साहब हमारे आतंकवाद, अब वो रो रहे। चलिए फिर वो पाकिस्तान का मुद्दा, उसको अलग करें। वहां पे ईरान के राष्ट्रपति के पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम। ओकार जी आपको याद होगा, उनका हर बार ही दहाड़ता था हम इसराइल से बदला लेंगे, हम इसराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। पहली बार इतिहास में इसराइल के उसके ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं हम इसराइल से झगड़ा अभी नहीं चाहते, अभी हम नहीं चाहते। तो आप सोचिए कितने दबाव में। और इसराइल है कि अच्छा सुने, उधर हुआ क्या कि बाइडेन साहब को लड़ना है चुनाव। तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तरफा घोषणा मिलकर फ्रांस के साथ घोषणा कर दी कि हमने नेतन्याहू को मना लिया है कि साहब सीज फायर हो जाएगा। अब आप सोचिए, नेतन्याहू वहीं मौजूद है और आपने कह दिया सीज फायर। नेतन्याहू ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। नेतन्याहू गए
और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा कोई सीज फायर नहीं जब तक हम इस समस्या को इस बार जड़ से हटाएंगे। ये भी बात बड़ी नहीं है, अभी बड़ी बात और आ रही है। अब आप सोचें, उसके बाद नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र से निकलते अपने होटल जाते हैं, अपने होटल में अपने कमरे बैठते हैं, फोन उठाते हैं और अमेरिका न्यूयॉर्क से इजराइल फोन करते हैं और कहते हैं मारो लेबनान को। आप सोचिए, और वो फोटो जो है, आज तक मैंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो फोटो ही नहीं देखा कि जो बाइडेन कह रहे हैं हम सीज फायर करा रहे हैं, और जो बाइडेन के न्यूयॉर्क में बैठ के, अमेरिकी राष्ट्रपति के न्यूयॉर्क में बैठ के बंदा फोन उठा के कह रहा है मारो लेबनान को, और उसके बाद अपनी उस फोटो को वायरल भी कर दिया। उसने अपनी फोटो को खुद ही रिलीज भी कर दिया। उसने बता भी दिया कि लेबनान पे जो हमला हुआ है, जो इजराइल ने हमला किया है, उसका आदेश न्यूयॉर्क से गया था। देखिए, बंदे ने अपना फोटो खुद ही जारी कर दिया। आप सोचें, ये इसने लेबनान में बम मारा है और अमेरिका पे थप्पड़ मारा है। ये पूरा तबाह करते हुए बम वर्षक टनों बम जो हैं वो हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर गिरा दिए, और सटीक सूचना थी मोसाद की नहीं कि देखिए वहाँ सर, इस समय मीटिंग चल रही है, कई कमांडर और ये सब मारे गए। नहीं, हिजबुल्लाह का मुख्यालय इनको हमेशा से मालूम था, लेकिन अब इनको जब पता चला कि साहब नसरुल्लाह वहां मौजूद है, ये सालों से उसका इंतजार कर रहे थे। पता चला नसरुल्लाह मौजूद है, उसकी जिहादी लड़की भी मौजूद है, नसरुल्लाह के 2 लड़के पहले मारे जा चुके हैं, नसरुल्लाह का डिप्टी चीफ भी मौजूद है। तो साहब उस बिल्डिंग पे ही हमला नहीं हुआ, उस बिल्डिंग के आसपास 5 बिल्डिंगों को और हमला किया, और इतने हैवी बॉम्ब्स गिराए कि साहब 6 बिल्डिंग में कोई जिंदा ही नहीं बचा। तो उन्होंने उसको निपटा दिया। लेकिन इससे मजेदार बात यह है कि साहब ये आदेश उन्होंने न्यूयॉर्क में जो बाइडेन के बगल में बैठ के दिया, और उसका फोटो खुद ही वायरल किया। अब ये बताइए, अगला निशाना ईरान, क्या जंग होगी? कुछ रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, कुछ पूर्व राजनयिक कह रहे हैं कि ईरान तो बहुत घबराया हुआ है और वो अब कोई अणु बम का परीक्षण करके थोड़ा डराने की कोशिश करेगा इजराइल को, क्योंकि ये सारे बीज तो ईरान के बोए हुए हैं साहब। और कल बाकायदा ईरान का नाम लिया है नेतान्याहू ने। उन्होंने कहा है कि मिसाइलें हों, ड्रोन हों, तमाम चीजें ईरान ईरान की तरफ से ही प्रोवाइड कराई गई हैं, और कुछ तो उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से उड़े हैं, वार किया गया है। इसका मतलब ये, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमारी जद में ना हो। तो अगला निशाना क्या ईरान हो सकता है? पहली बात तो साहब आप ये समझें कि ईरान ने कभी डिनाई नहीं किया कि उनको हथियार हम देते हैं, पैसे हम देते हैं। डिनाई करना तो बहुत दूर की बात है। उनके आर्मी के चीफ वहां जाके खड़े होकर ट्रेनिंग देते हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ हम इनको आर्म कर रहे हैं, हम इन्हें पैसे दे रहे हैं, हम इनको हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कभी इसको डिनाई नहीं किया और खुलेआम इसको ओन करते हैं और कहते हैं कि साहब हम ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साहब उनको मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम जो उनकी उम्मत है और उसमें है, ईरान को अपना पूरा वो बनाना है, अपना जिसे कहना चाहिए कि अपना वो दिखाना है कि साहब हम कितनी बड़ी 30 मार्का हैं। तो वो शुरुआत से वैसे ही कर रहे हैं। अब ये बात उसकी है, तो मैं एक्चुअली ढूंढ ये रहा था ओंकार सर कि मेरा जो चैनल है घूमता आईना, उस पे मैंने अभी कुछ दिन पहले कई दिन पहले वीडियो किया था, और उसकी मैंने हेडिंग दिया था कि हमास के बाद अब ईरान की बारी। उसकी हेडिंग ही सब मैंने ये दिया था। मैं तो 100% श्योर हूं कि ये सब जो चल रहा है ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आपको फाइनल तो ईरान के साथ ही मिलेगा, क्योंकि अभी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं बहुत डरे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई है और जिस तरह के वहां पे सोच डेवलप हो गई है समय के साथ, तो उसके चलते आप मान के चलें कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और ईरान जड़ है, इन सब की गंगोत्री है इस पूरे उसके जिसे कहना चाहिए इस पूरे आतंक की। और आप मान के चलें कि ईरान ईरान इस तरह की हरकतें छोड़ेगा नहीं। और इजराइल ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि क्या हमास, क्या हिजबुल्लाह, क्या हूती और क्या ईरान, अब यार आर पार की जंग लड़के मामला ठीक ही कर दो। मैंने तो कई दिन पहले से कह रखा है कि साहब ईरान की बारी आएगी, 100% आएगी।
ईरान क्या है भाई, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनका 80 से 90% तेल चीन खरीदता है, तो सस्ते में चीन तेल खरीद रहा है। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को मानता नहीं है, पहले भारत ने भी नहीं माना, खरीदा ईरान से। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अमेरिकी दबाव में आ गए, हमने बंद कर दिया, चीन आज भी खरीद रहा है। तो 80 से 90% तेल उनका चीन को रिड्यूस दर पे चला जाता है तेल, और उनके पास इतना गैस है कि अपना उनका काम चल जाता है, बढ़िया काम चल जाता है। और बाकी जो उनका 10 से 12% तेल है, वो ईरान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे स्मगलिंग के थ्रू 15% तेल चला जाता है पाकिस्तान में। और इस स्मगलिंग में पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत सहयोग करती है, क्योंकि 10-15% तेल जो उनको स्मगलिंग में सस्ता मिल रहा है, उसी से उनके टैंक चल रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी आर्मी वहां स्मगलिंग कराती है। लेकिन आप इसको मान के चलें कि ईरान इन सब चीजों की जड़ है। या तो वहां से जो सुप्रीम लीडर का चक्कर है वो खत्म होगा, क्योंकि ईरान के अंदर भी इनका बड़ा विरोध बढ़ गया है, खुमैनी से लेके खामनेई तक। या तो वो खत्म होगा, और नहीं तो मैं फिर बता रहा हूं, इसका इस खेल का जो फाइनल है वो इजराइल और ईरान के बीच में ही खेला जाएगा। ओंकार जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कितने सालों से ये हिजबुल्लाह को पाल रहे थे और नसरुल्लाह ईरान की ताल पर ठुमके लगा रहे थे? 32 साल से हिजबुल्लाह के प्रमुख थे नसरुल्लाह, और 42 साल कई से थे, 42 साल से मेंबर थे और 32 साल से प्रमुख थे। उसके पहले प्रमुख 10 थे। साल हाँ, उसके पहले 10 साल सेकंड इन कमांड थे। मतलब यस, कौन आतंकी था ये। मैं चीफ कह रहा हूं कि 32 साल से थे। तो 32 साल से जो आदमी चीफ था, उसको कितने समय में निपटाया गया है? देखिए, कितने सालों की तैयारी थी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह को एक बार फिर पहले भी इजराइल निपटा चुका था, उसकी औकात बता चुका था। ये दूसरी बार है जब इसको लगभग तबाह कर दिया है। जिस समय पेजर फटने शुरू हुए, करीब 3200 पेजर फटे, तो उस समय इनकी समझ में नहीं आया कि इजराइल की तरफ से कोई संकेत आ रहा है कि बेटा संभल जाओ। और उसके अगले दिन वॉकी टॉकी फटने शुरू हुए। उसके बाद फिर अटैक हुए। जब इन्होंने अटैक किए लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने, तो उनको एक सटीक एक आधार मिल गया, बहाना मिल गया कि अब निपटा दो इनको। और ऐसा तो है नहीं कि मोसाद के पास इनकी सूचनाएं नहीं थी, पहले से सूचना थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे ही ये पता लगा कि मीटिंग्स के लिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं, उस समय ये अटैक किया गया। और वो भी तब जब नेतान्याहू अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में थे, यूएन असेंबली में भाषण दे रहे थे। तो ईरान को क्या इस बात की समझ नहीं है क्या कि तुम तो सालों से तैयारी कर रहे थे, और उसने केवल 2 सप्ताह के भीतर पेजर फटे, वॉकी टॉकी फटे, कुछ दूसरी चीजें फटी, और उसके बाद तो पूरा ही फाड़ दिया इनको। तो इतनी जल्दी अगर इजराइल कर सकता है काम तमाम, और जो नेतान्याहू कह कर के आए हैं असेंबली में, यूएन असेंबली में, कि ईरान का कोई हिस्सा है नहीं जो हमारी जद में ना हो, तो ये तो साफ साफ संकेत है उनकी तरफ से। संकेत नहीं है, नेतन्याहू ईरान को भड़का रहे हैं, नेतन्याहू ईरान को ललकार रहे हैं, नेतन्याहू चाह रहे हैं कि ईरान से जो आर पार का फैसला हो जाए। ईरान का क्या डरा हुआ है, देखिए बात समझिए। ईरान के जो भी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो क्यों बने? ये इसलिए बने कि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, रईसी, उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। और उनकी डेथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जब हुई थी तो वो अजरबैजान की सीमा पे मरे थे। अब ये पता चल रहा है कि उनकी डेथ भी पेजर से हुई थी। उस समय पता इसलिए नहीं चला कि पेजर भी उड़ गया, हेलीकॉप्टर भी उड़ गया, कोई बचा ही नहीं, तो पता नहीं चला, क्योंकि वो भी फोन नहीं पेजर इस्तेमाल करते थे। तो पता चला कि साहब पेजर से इनके पुराने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मारा गया, और उसके बाद भी दूसरे राष्ट्रपति आए हैं। ये जो पेजर, देखिए केवल पेजर नहीं पता, पेजर फटा, लैपटॉप फटा, कार में रेडियो फटा, ऊपर वो जो सोलर स्क्रीन से वो फटे, टीवी फटे। देखिए इतनी भयभीत है। मैं आपको छोड़िए, आप ईरान ईरान छोड़े, मैं आपको अपने घर की बात आ रहा हूँ। देखिए कि साहब ये दिन रात जो गाजा पट्टी की वकालत होती थी, जुबैर, राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, साइमा, और जितने ये आपको मुस्लिम वो मिलते थे, आप जाके ट्विटर पे देख लें, एक भी शख्स ने लेबनान पे जो हमला हुआ, जो ये पेजर हमला हुआ, उसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। थोड़ा बहुत किसी ने दूसरे के रिट्वीट कर दिया। नहीं, कारण समझिए, जितने लोग हैं सबने सब ट्वीट करना बंद कर दिया। कारण
उनको कहा यार ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, बड़ी दूर से मारते हैं, हाँ, और बहुत ताड़ के रख लेते हैं। और नहीं सर, देखिए मजाक में मत लीजिए, मैं आपको नाम गिनाता हूँ, राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी, मोहम्मद जुबैर, साइमा, इनके जैसे जितने बकायद थे, और वो स्वरा भास्कर, ये सब जितने दिन रात गाजा पे ट्वीट करते थे, गाजा पट्टी, जिनको मैं कहता था 5000 किलोमीटर दूर गाजा नजर आता है, 500 किलोमीटर दूर कश्मीर नजर नहीं आता। तो साहब इस बार जब पेजर ब्लास्ट हुआ तो सबको सांप सूंघ गया, किसी ने इस पर ट्वीट ही नहीं किया, कहा यार ये गलत आदमी से पंगा हम लोग ले रहे हैं, ऐसा करो जाने ही दो। तो उसके चलते ईरान की तो हालत है, हमारे साहब हमारे देश में लोगों की हालत खराब हो गई। हाँ, तो उसके बाद अच्छा, जो ईरान हमेशा कहता है कि खून का बदला खून, आग का बदला आग, इतिहास में पहली बार उसने कहा कि हम अभी युद्ध नहीं चाहते। और जब नहीं चाहते तो नेतन्याहू उनको टॉन्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू उनको ललकार रहे हैं। नेतन्याहू का भी मानना है कि इस बार साहब आर पार करके खत्म कर दो, रोज साला कब तक चलता रहेगा। 1940 से जब से बने हैं तब से बेचारे रोज लड़ते ही चले आ रहे हैं, कब तक लड़े। एक चीज और देखें, बहुत अच्छा किया इनके साथ इजराइल ने। मैं आपको बताऊं 1967 में जो 6 डे वॉर, इसको 6 दिन का युद्ध कहते हैं, जो जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, उसमें इजराइल ने 3 चीजें ली थी, गोलन हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी। तो साहब सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट तक लौटा दिया उन्होंने, गोलन हाइट आज तक नहीं छोड़ा, गाजा पट्टी उन्होंने 2005 में छोड़ दिया था। 2005 में उन्होंने गाजा पट्टी छोड़ा। तो जब गाजा पट्टी छोड़ा तो उस समय तक गाजा पट्टी को ये इतना डेवलप कर चुके थे इजरायलीज, भाई टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं दुनिया में, आप देखिए ना, एकदम इनकी कोई पॉपुलेशन नहीं और नोबेल प्राइज की लाइन लगी हुई है। तो साहब इन्होंने कहा था कि हम गाजा पट्टी को सिंगापुर बनाएंगे, और इन्होंने साहब वहां से $1 बिलियन, $1 बिलियन के फूलों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था, और फूलों के लिए क्लोज नर्सरीज बनाई थी, उसमें पूरा पानी का सिस्टम था। तो साहब जब ये जाने लगे इजरायली, मैं आपको बता रहा हूं गजा पट्टी छोड़कर, तो इनको मालूम था कि वो जाहिल फिलिस्तीनी सब आएंगे। तो साहब इतने साल वहां 20, 25, 30 साल वो रहे साहब, तो वहां तो तमाम यहूदी भी मरे होंगे, उनको दफनाया भी गया होगा। तो जाने से पहले इजराइल की आर्मी ने जहां जहां उनके यहूदी मर के दफनाए गए थे, उनकी कब्रें खोद के उनका स्केल्टन निकाल लिया। तो लोगों ने कहा पागल हो गए हैं क्या, क्या आपको नहीं मालूम, कह के चले गए। साहब जैसे ही फिलिस्तीनियों को मिला गाजा पट्टी, जैसे ही हमास को मिला, साहब उन्होंने, इजरायली तो ले गए थे, जो ईसाइयों की कब्रें भी खोद दी साहब, ईसाइयों की कब्रें खोदने, मालूम था कि हमारी कब्रें भी खोदेंगे बदतमीज लोग, तो अपने 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 मुर्दे ले गए। तो इन्होंने ईसाइयों की कब्रें खोद दी। वो जो फुलवारियां, जो फ्लावर्स का जो इन्होंने बनाया था सिस्टम, तो आप समझिए पानी में जो कॉपर के पाइप्स लगे थे, वो कॉपर के पाइप उखाड़ के बेच दिए बुकबंगों ने। हाँ, मतलब आप सिंगापुर बन रहे थे, और आपको कहाँ ये सब सूझता है, आपसे इन सब चीजों का क्या मतलब है। आपने तो जिहाद करना है, आपने तो फट जाना है। एक बात और बिल्कुल। आपको याद दिला दूं ओंकार जी, एक जमाना था जब इसमें इसराइल में फिदाइन अटैक होता था। फिदाइन अटैक होता है जिसमें आदमी अपने आप को बम लगा के उड़ा लेता है। तो साहब इसराइल बहुत परेशान आ गया, तो उसने एक तरीका निकाला, उसने कहा फलाने फलाने आए थे और हमारे आगे फट गए, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम फलाने के घर पे जाके बम गिरा देते थे, तो उनका माँ बाप भाई बहन सब चला गया, घर चला गया। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तो हमारे यहाँ आत्मघाती फिदाइन अटैक करने आना, तो जान लेना केवल तुम नहीं मर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप भाई बहन घर सब मर रहा। अब कोई फिदाइन अटैक का मन बनाता था तो साहब पूरा परिवार उससे लिपट जाता था, अरे कहाँ जा रहे हो यार, हम सब मर जाएंगे। उसके बाद से आज तक इसराइल में फिदाइन अटैक खत्म हो गया। अभी बड़ा चुटकी ली थी ना, जब ये पेजर फटे, वॉकी टॉकी फटे, कुछ और फटा, तो जो मिलिट्री के प्रमुख हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि सब्जी खाते हुए डरोगे, वहां भी फटेगा, टॉयलेट जाते हुए भी डरोगे, क्योंकि वहां भी जो है कमोड के नीचे रखा हुआ बम फट सकता है, और फिर उसके बाद क्या होगा वो तो भगवान जाने। सर उन्होंने तो बाद में कहा, अभी सब प्रूफ हो जाएगा, मेरे ट्विटर पे जाइए, मैंने ट्वीट किया था कि अब हिजबुल्लाह वाले घर से टिफिन ले जाते हुए डरेंगे, कैसा ना हो टिफिन खोले पड़ जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं साहब, दर्शकों को भी, आपने तो देखी है, ये कल यूएन असेंबली में 2 नक्शे दिखाए नेतान्याहू ने, और उन्होंने भारत को आशीर्वाद बताया, ब्लेसिंग लिखा हुआ है, ब्लेसिंग लिखा हुआ है, और इनको अभिशाप बताया, ईरान को, इराक को, यमन को, दूसरे जितने ये देश हैं,
कि यहाँ से पूरी दुनिया में आतंक फैलाया जा रहा है और भारत से एक कॉरिडोर जो G20 सम्मेलन के मौके पर, जिसमें सऊदी और तमाम देशों से होते हुए एक कॉरिडोर यूरोप तक जाता है, उसमें अमेरिका भी शामिल था, भारत भी शामिल था। और नेतान्याहू ने जो ये कहा है साहब, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक संकेत देता है पूरी दुनिया को, भारत के बारे में खास तौर से उन्होंने हिंद महासागर का जिक्र किया है, भारत का जिक्र किया है। देखिए साहब, इजराइल तो हमेशा आपको ब्लेसिंग मानता रहा है। आज तक इजराइल ने कश्मीर के मुद्दे पे भारत के खिलाफ वोट नहीं दिया, जबकि हम उनके खिलाफ 50 बार लेबनान के मुद्दे पे वोट दे चुके हैं, फिलिस्तीन के मुद्दे पे वोट दे चुके हैं। और अभी भी भाजपा सरकार भी उनके उनके वोट में एब्सटेन कर जाती है, कभी उनके पक्ष में वोट अभी तक हम नहीं देते। पहली बात। दूसरी बात, जब हम कारगिल वॉर लड़ रहे थे, जब कोई हमारे साथ नहीं था तो इजरायली हमको सपोर्ट कर रहा था। 1971 में तो हमने इजराइल को मान्यता भी नहीं दी थी, तो भी उन्होंने हमारी मदद की साहब। इसलिए क्योंकि इजराइल अक्सर इस बात को कहता है, आप उनसे बात करें, वो कहते हैं कि साहब या हमने इस्लाम के विरोध में हम बचे हुए हैं या भारत बचा हुआ। हम ही तो बचे, बाकी सबको तो इस्लाम निकल गया। बाकी तो इस्लाम जहां गया वो निकल गया, एक हमको नहीं निकल पाया और एक भारत को नहीं निकल पाया। तो वो तो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। बाकायदा नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाए और भारत को वरदान बताया और इन देशों को, इराक, ईरान, सीरिया, इनको अभिशाप बताया साहब। बड़ा खूबसूरत, मतलब आप देखें, वहां से उसका नक्शा शुरू होता है लाइन और सीधे जाके आपको कच्छ की खाड़ी में मिलती नजर आ, पूरा जाके भारत में ही खत्म हो रहा है। भारत से शुरू, वो चाहते तो इस नक्शे को फैला के चीन तक भी ले जा सकते, पर नहीं। उन्होंने जो जो स्वर्ग बताया, वो स्वर्ग भारत में ही उन्होंने देखा। ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी उम्दा बात है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतना खुल के इजराइल का साथ नहीं देते जितना हमको देना चाहिए। हालांकि सिर्फ यूनाइटेड नेशन में ही नहीं देते, बाकी आप समझ ले आज की तारीख में इजराइल और जो भारत की जो रणनीतिक समझ है, जो गुप्तचरों का आदान प्रदान है, जो गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो अपने बेस्ट उसमें है। और आप समझे कि पिछले 10 साल में इजराइल से हम इतने लेवल पे जुड़ गए हैं, जिसकी बहुत खूबसूरत बात हुई है। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल के अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि अगर हम उनके खिलाफ भी वोट डालते हैं तो कहते हैं हम जानते हैं आपके पास 20 करोड़ मुसलमान हैं, आपकी मजबूरी है, पर हम आपके साथ हैं। आप बताइए ओंकार सर, ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है? व्यक्तिगत जीवन में नहीं मिलता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, ट्वीट करते हैं लंबे लंबे, उनको हमास पर हमले बड़ा परेशान करते हैं। सर उनको हमको इस बात की, हमें इस 7 बात की अक्टूबर बहुत याद खुशी है। नहीं, उनको हमें 7 अक्टूबर याद नहीं आता। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, वहां वहां FIR हुई और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब वो फिलिस्तीन का झंडा लहराना बंद हो गया साहब। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जो आंसू बहाती हैं कि फिलिस्तीन पर, हमास पर नहीं कहती, फिलिस्तीन पर अटैक हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों के हकों की बात करती हैं। इजराइलों पर जो अत्याचार हुए, जो हमला हुआ 7 अक्टूबर का, वो प्रियंका गांधी वाड्रा भूल जाती हैं। क्या कहें, क्या मतलब क्या कहें प्रियंका गांधी के बारे में, क्या कहें राहुल गांधी के बारे में। राहुल को तो कह भी लेते हैं, प्रियंका महिला है, उनको क्या कहें। लेकिन अब ये राजनीति का दोगलापन इतना ज्यादा हो गया है कि अब बहुत समझ में नहीं आता है। और इस बात बारे में हमको एक ही चीज अच्छी लगती है कि साहब, मोदी साहब काम तो बहुत कर रहे हैं, मतलब बोल कम रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमारे योगी जितना काम कर रहे हैं उतना बोल भी रहे हैं। तो मतलब आप एक चीज देखने की है कि साहब योगी को निशाने पे कोई नहीं लेता, मोदी को दिन रात गाली बकते हैं, चाहे प्रियंका हो। आपने आज तक राहुल गांधी को कभी योगी के ऊपर कोई कटाक्ष करते देखा क्या? आपने आज तक प्रियंका गांधी को कभी योगी के ऊपर कोई कटाक्ष करते देखा क्या? आपने किसी को, तेजस्वी यादव करते, किसी को करते देखा क्या? ममता बनर्जी को देखा क्या? लालू यादव को आपने नहीं, कोई नहीं, कोई उनसे नहीं डरता साहब। वो एकदम जैसे को तैसा एकदम दो टू जवाब देते हैं और सही करते हैं।
और बहुत हो FIR लिखवा देंगे तुम्हारे खिलाफ। तो साहब योगी का योगी का अंदाज बहुत जबरदस्त है। रही बात प्रियंका गांधी की, तो एक महिला जो कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप पकड़े बैठी है, उसने आज तक एक कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं लड़ा है, और वो सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि उसकी नाक उसकी दादी से मिलती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वायनाड से चुनाव लड़ना है, इसलिए हमास का नाम जपते रहना है। वायनाड से इजराइलियों चुनाव के नहीं वायनाड से चुनाव नहीं भी लड़ना होता तो मुस्लिम वोट के लिए जपते रहना है। आप देखिए ना, केवल इतना ही तो सवाल पूछ लिया था किसी पत्रकार रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा से कि साहब राहुल गांधी क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोलेंगे? इतने में तो पटक के मारने लगे आप उसको, बताइए। बिल्कुल। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, नमस्कार। थैंक्स।